हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में स्ट्रगल टू सर्वाइव तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस, दैट मीन कि हमने फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी उसकी किस तरीके से तेज़ी के साथ ग्रोथ हुई थी उसके बारे में जाना। फूड ग्रेन्स की डिमांड को लेकर के हम लोगों ने पढ़ा, प्रोडक्शन की जो कमी थी उसको पढ़ा, और उसके साथ साथ हम लोगों ने जो पुअर और रिच के बीच में एक बहुत बड़ा जो गैप बन रहा था उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे न्यू मिडिल क्लास के बारे में, कि इन सब के बाद एक न्यू मिडिल क्लास उभर के आई, तो वो न्यू मिडिल क्लास क्या थी। तो थोड़ा सा आप प्रीवियस नॉलेज ले लीजिए इसकी, कि जो न्यू मिडिल क्लास थी इसमें कुछ सोशल ग्रुप्स थे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी लोगों ने कोशिश की थी। जो थर्ड स्टेट के पीसेंट और वर्कर्स थे उन लोगों ने रिवॉल्ट करने की कोशिश की थी, जो टैक्स इंक्रीज़ किए थे और जो फूड स्कैर्सिटी फैली हुई थी। तो इनके लिए उन लोगों ने रिवॉल्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन ना तो उन लोगों के पास साधन थे और ना ही कोई प्रोग्राम थे उन लोगों का पूरी तरीके से बना हुआ था। दूसरा, उन लोगों को लीड करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उनको ये जो आइडिया था एक तरीके से रिवॉल्ट को, उसको गिव अप करना पड़ा। आफ्टर दैट उन लोगों का सपोर्ट किया प्रॉस्परस लोगों ने, जो एजुकेटेड लोग थे या फिर जो पैसे वाले लोग थे थर्ड स्टेट में, उन लोगों ने उनका सपोर्ट किया। इस मिडिल क्लास में वो सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने मोस्टली जो अर्निंग की थी वो ओवरसीज़ के ट्रेड से की थी। अब पहले हम ये समझेंगे कि किस तरीके के मेंबर इन ग्रुप्स में थे। तो मर्चेंट्स थे, मैन्युफैक्चरर थे, लॉयर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, और जितने भी एजुकेटेड पीपल थे वो सब इसके मेंबर थे। इनमें से जो मर्चेंट्स होते थे वो ओवरसीज़ ट्रेड करते थे, उसके ज़रिए अपनी वेल्थ को मतलब एक तरीके से धन कमाते थे। आफ्टर दैट मैन्युफैक्चरर की बात करें तो मैन्युफैक्चरर यही तो मतलब जो मर्चेंट थे और मैन्युफैक्चरर थे यही थे जो ओवरसीज़ ट्रेड करते थे। तो जो मैन्युफैक्चरर होते थे वो गुड्स बनाते थे, सामान बनाते थे, वूलन और सिल्क के कपड़े बनाते थे, और उनको मार्केट में या तो बेच देते थे या फिर बाहर एक्सपोर्ट कर देते थे। तो अपने यहाँ अगर वो लोग सेल करते हैं उन्हें, तो वहाँ पे कौन खरीदता था? सोसाइटी के जो रिचर पीपल होते थे, जो रिच पीपल होते थे, वही उनको खरीदते थे। इसके साथ साथ इस ग्रुप में तो हम लोगों ने ये जान लिया कि किस तरीके के लोग इस ग्रुप के पार्ट थे। अब उन लोगों की आइडियाज़ क्या थे, थॉट क्या थे, वो हम समझेंगे। तो वो लोग ये चाहते थे कि सोसाइटी में ऐसा कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसके कि वर्थ प्रिविलेजेस हों। मतलब ऐसा कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए समाज में जिसके जन्म से अधिकार मिले हों। उन लोगों का कहना ये था कि सोशल पोजीशन जो किसी भी इंसान की है वो कैसी होनी चाहिए, उसके मेरिट पर डिपेंड करती होनी चाहिए, कि उसके गुणों पर ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की अपनी सोशल पोजीशन सोसाइटी में बनाता है। वो ये चाहते थे कि एक समाज ऐसा हो, एक सोसाइटी इस तरीके की बने जिसमें फ्रीडम हो, इक्वल लॉज हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो सभी के लिए। मतलब कि ऐसा समाज जिसमें आज़ादी हो, सभी लोगों के लिए कानून भी समान रूप से लागू हो, और जितने भी अवसर हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी लोगों को समान रूप से मिलनी चाहिए। उनके इन्हीं आइडियाज़ को फॉरवर्ड किया, आगे बढ़ाया कुछ फिलोसोफर्स ने। आज हम 3 फिलोसोफर्स को देखेंगे जिन्होंने इन आइडियाज़ को आगे बढ़ाया। पहले जॉन लॉक के बारे में। तो जॉन लॉक ने अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये जॉन लॉक की बुक है, इसमें उसने जो डिवाइन राइट्स है मोनार्च के, उनके खिलाफ लिखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड है रूसो, उसने इसी आइडिया को कैरी करते हुए आगे बढ़ाते हुए उसने क्या किया, उसने एक ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म को प्रपोज किया, ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म बताई जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड होनी चाहिए, कि जो पीपल हैं और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानने वाली चीज़ या फिर लोगों की मर्जी से उन रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर के आना चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी था कि दोनों के बीच में एक कॉन्टैक्ट रहे। तीसरा था मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज, उसमें क्या लिखा है उसने, उसमें एक तरीके से जो गवर्नमेंट है उसके डिवीज़न की बात की है कि गवर्नमेंट का डिवीज़न किस बेस पर होना चाहिए। तो उसने एक मॉडल प्रपोज किया है
जिसमें उसने कहा है कि जो गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 पावर्स में डिवाइड होनी चाहिए। तो ये तो मॉन्टेस्क्यू ने यहाँ पर ये मतलब जो आइडिया कहें या फिर एक तरीके से जो प्रपोजल है गवर्नमेंट को बनाने का वो रखा। और इसी प्रपोजल को आगे बढ़ाते हुए क्या हुआ, ये जो 13 कॉलोनीज थी, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी कि जो 13 कॉलोनीज थी जिसको लुई 16 ने ब्रिटेन से आज़ाद कराया था, अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी, उनके आने के बाद सबसे पहले जो मॉडल था इस गवर्नमेंट का, सबसे पहला मॉडल था वो यूएसए में लागू किया गया। तो इस तरीके से ये फ्रांस के लोगों के लिए, जो उनके थिंकर्स थे, उनके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल बन गया किस तरीके की गवर्नमेंट का मॉडल अपने यहाँ भी होना चाहिए। अब बात आती है कि फिलोसोफर्स थे, उन्होंने अपने आइडियाज़ दे, अपनी बुक्स लिखी, अपने आर्टिकल्स वो न्यूज़पेपर में देते थे, लेकिन लोगों तक ये बात कैसे पहुँची? तो जो फिलोसोफर्स थे उनके जो आइडियाज़ थे वो सैलून जो होते थे वहाँ पर, कॉफ़ी हाउसेस जहाँ पर लोग बैठते थे, वहाँ पर मोस्टली लोग क्या करते थे, बुक पढ़ते थे और न्यूज़पेपर पढ़ते थे। जो एजुकेटेड लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो तो इसको पढ़ सकते थे, बुक को पढ़ लेते थे, न्यूज़पेपर को पढ़ लेते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इलिटरेट थे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो उसके लिए क्या होता था कि जो लिटरेट पर्सन होता था, जो लोग पढ़े लिखे होते थे, वो न्यूज़पेपर को और बुक को बहुत तेज़ी से पढ़ते थे, ताकि जो इलिटरेट लोग हैं वो भी इसको सुन सकें और समझ सकें। और ऐसे ही जब लुई 16 ने ये प्लान किया कि टैक्स को हम इंक्रीज करके लोगों पर इम्पोज करेंगे, तो यही बात जब फिलोसोफर्स के आइडियाज़ के साथ बाहर आई, लोगों को समझ में आई, तो लोग जो है एक तरीके से प्रोटेस्ट करने लगे जो प्रिविलेजेस हैं उनके सिस्टम के खिलाफ, कि इस तरीके से टैक्सेस को इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। तो इससे आगे आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। एंड लाइक माई वीडियो, शेयर, इसको अच्छे से शेयर करिए ताकि सारे जो बच्चे हैं उन सबको प्रॉफिट मिल सके, उन सबके लिए बेनिफिशियल है ये। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।